नमस्कार मित्रों। आज फिर हम एक कहानी के साथ आ गए हैं। एम रामन नायर की एक सुप्रसिद्ध स्टोरी, बड़ी बेटी। रमेश की जिंदगी कभी सपाट मैदान नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ चढ़ाव उतार से भरी थी। मैट्रिकुलेशन का इम्तहान चलता था, वह ताश खेलता था, फिर भी वह पास हुआ। आगे पढ़ने का उपाय नहीं था, दूर शहर में ही कॉलेज था। पिता की तनख्वाह थी 100 रुपये, घर में और रास्ता नहीं था। 20 रुपया फीस कहाँ से दे? 8 जनों का भोजन कैसे चले? कपड़ा कैसे बने? आवारों के साथ गुल्ली डंडा खेलता या 2400 घंटे ताश खेलता। 10 साल यही किया, कुछ काम नहीं किया। एक दिन पिता को चिट से 1000 रुपया मिल गया। बड़ी बेटी श्यामा 30 साल की थी। उसी की शादी के लिए वे रुपया बैंक में डिपॉजिट करना चाहते थे। रमेश को पता चला, उसी पैसे की चोरी करके उसने बंबई की राह ली। अब लड़का कैसे खोजेंगे? पिता की दीन मुद्रा देखकर रमेश की माँ रो रही थी। 3 लड़कियां सयानी हो चुकी थी। बड़ी 30 साल की थी, मझली 25 की और छोटी 22 की। रमेश घर का सबसे बड़ा था। 10 वर्षों का कमाया पैसा लूटकर उसने परिवार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरने दिया। स्वयं भी डूबा, दूसरों को भी डुबाया। मैंने एक लड़के को कबूल कर लिया था, अब क्या करूं? पैसा कहां से दूं? किससे यह प्रश्न कर रहा था, किसी को मालूम नहीं था। अब 3 पुत्रियां और एक लड़का ही रह गए, इसलिए वह न पुत्र को कोस सकती थी न पुत्रियों को। उसका यही विश्वास था, जिसने चोंच दी है वही चारा भी देगा। किसी को कोसने से कुछ बनता नहीं। लड़का कहीं जाकर नौकरी करेगा, ईश्वर ने चाहा तो परिवार के अच्छे दिन भी आएंगे। वह भाग्यवाद पर विश्वास करती थी। पगली, रमेश से मुझे आशा नहीं थी। कोई भी लड़का बहन की शादी का पैसा चुरा कर भाग जाता। ऐसा मत कहो, उसमें आदमियत है, उसको मत कोसा करो। अच्छा, तब उस बड़ी को भाड़ से झोंक दो। वह एटम बम बन रही है, मालूम नहीं कब फूटेगी। यदि फूट पड़ेगी तो परिवार का नेम धर्म सब डुबा देगी। हमारे खानदान में 15 साल से ज़्यादा कभी लड़कियां नहीं रह पाती। हमारे यहाँ क्या 30-32 तक रहती हैं। जानकी क्रुद्ध होकर बोली, यह सब औरतों का भाग्य है। तब तुम्हारी बेटी को कोसो, यह सब तुम्हारा कर्म दोष है, मैं उसमें भागी नहीं हूँ। अरे, औरत को ही दोषी मत कहना। अब बोल, कौन बेड़ा पार करेगा? श्यामा ने अब तक हमारी लाज रखी, लेकिन यह मुट्ठी में बांध रखना, लड़कियां 30 के बाद फूटने वाले अग्नि पर्वत हैं, भीतर ही भीतर दहकने वाले अंगारे हैं। यह मुझे भी मालूम है। अब क्या करोगे? रमेश के पिता ने क्या नहीं किया। 8 प्रसव, 4 की लंबे अरसे की बीमारी और मौत, 4 की SSLC तक की पढ़ाई, सबसे परे घर का सारा खर्च, 100 रुपये का वेतन, वह भी लाट साहब की कृपा से स्पेशल ड्यूटी मिलती थी, नहीं तो केवल 20 रुपये की पेंशन पर जीवन काटना पड़ता। उधर से बड़े अधिकारियों का कृपा कटाक्ष भी था, उसी से कठिनाई से ही सही दिन बीते थे। सब उसको चाहते थे, उसका व्यवहार, उसकी विनय और उसकी सेवा तत्परता सब मशहूर थी। उसके खिलाफ कोई एक हर्फ नहीं बोलता था। एक धोती और एक कुर्ता, उसी से वह काम चलाता था। उनके फटने पर भी वही पहनता था। ओणम से ओणम तक अर्थात 1 साल यही नियम था। लड़कियों को तथा पत्नी को बिबु तथा ओणम के दिन साल में 2 बार पोशाक खरीदता था।
लेकिन अपने लिए केवल एक बार बाहर से एक कप चाय भी पीता नहीं था। न बीड़ी पीता न सिगरेट, पान की चिंता ही नहीं थी। कोई पान खिलाता तो खाता, चाय पिलाता तो पीता। रोज पैदल चलकर दफ्तर पहुंचता और पैदल ही वापस आता। न किसी से गुस्सा था, न जिंदगी की कठिनाइयों के कारण खुदा से गुस्सा करता था। इसलिए उसका जीवन सपाट मैदान न होते हुए भी कहीं चोटियां लांघनी नहीं पड़ी थी। आज पहले रमेश के पिता के सम्मुख गौरी शंकर की चोटी खड़ी थी। पार करने का कोई उपाय भी नहीं था। अब कुछ घबरा रहा था, इसलिए कि श्यामा में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। हाई स्कूल में वह इतनी अच्छी थी कि हेड मिस्ट्रेस से अकेली वह बेस्ट कॉन्टैक्ट की सर्टिफिकेट पा चुकी थी। गरीब होते हुए भी वह सील में आगे थी। न किसी से अनावश्यक बोलती चालती थी, घर से स्कूल और स्कूल से घर। लेकिन दूसरी भामा ऐसी नहीं थी, लड़कों से झगड़ती थी। 3 मील तक पैदल चलते चलते धरती आसमान सिर पर उठाती थी। ऐसी झगड़ालू और सीलहीन थी कि उसे स्कूल भेजने की शिकायत कर चुकी थी। किसी लड़के से केचुटी क्यूरा पाउडर ले लिया था। किसी ने यहाँ तक खबर दी कि उसने किसी लड़के के साथ शहर के किसी होटल में एक दिन बिताया था। पिता के लिए वह भारी समस्या थी, लेकिन श्यामा के रहते हुए दूसरी को क्या सोचे, पिता के मन की बात पुत्रियां क्या समझें। रमेश के पिता ने कई बार देखा, श्यामा अब रोज सुबह और शाम छत के ऊपर या फाटक के सामने आकर खड़ी होती है। आने जाने वाले नौजवानों पर उसकी निगाह पड़ती है। जानकी ने भी उससे यही बात कही थी। रोज शिवाला जाती है 4 बजे, वापस आती है 7 बजे। शुरू शुरू में पिताजी ने यह अच्छा समझा, भक्तों को भगवान पार कराता है। श्यामा की बात भी भगवान सुनेगा, अनुरूप वर भेज देगा। कम से कम पूजा पाठ में लगा मन निचली बातों पर नहीं जाएगा। उसकी आयु की पड़ोसन राधा अब 4 संतानों की माता है। वह कभी कभी श्यामा को सुहाग की कीमती बातें समझा भी देती थी। श्यामा का भाव भेद रूप भेद से ज़्यादा नहीं था। श्याम रंग में जो आकर्षण था वह अब नहीं रहा। आंखों में आकर्षण की छवि अब कम हो गई है। गालों की तथा कंधे की हड्डियां उभर आई हैं। पुतलियां गड्ढे में पड़ी हुई हैं। पहले से ही एकहरी थी, अब रोज रोज दुबली पतली पीली हो रही है। हर काम में वह आगे थी, अब आलस छाया रहता। पहले दूसरों को भी समझाती थी, उपदेश देती थी, अब हमेशा चुप रहती है। किसी से खास प्यार नहीं था, आदर नहीं था, उदास एवं मूक थी। रमेश के पिता ने यह सब देखा। जानकी बेचारी पुत्रियों को सत्यवती मानती थी। उसको यह मालूम नहीं था वह शांत स्वभाव की थी। उसका चरित्र उसका बल था। पुत्रियों में भी इसी की कल्पना करती थी। रात के समय रमेश के पिता को अब नींद नहीं आती थी। लड़का भी घर में नहीं है। घर क्या, नारियल के पत्तों की झोपड़ी थी। एक कमरा आगे पीछे खुला बरामदे, पिछवाड़े में रसोई होती थी, सामने में मर्द सोते थे, अतिथियों की पूजा होती थी। घर के 2 दरवाजे थे, एक सामने खुलता था, एक पीछे की ओर। 2 झरोखे थे, उनको बंद करने का उपाय नहीं था। मिट्टी की दीवारों पर छप्पर नारियल के पत्तों से छाया हुआ था। फिर भी रमेश के पिता को गर्व था, गरीब होते हुए भी कोई उसकी झोपड़ी की ओर बुरी निगाह नहीं डालेगा। अब श्यामा को सयाने हुए 17 साल बीत चुके। अब तक उसके संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई। रमेश भी अपने पिता के साथ टूटी फूटी चारपाई में सोया करता था। अब वह भी घर में नहीं, जबकि पिता गम खा रहा है। सांत्वना देने के लिए अब कोई नहीं। रमेश कहाँ गया, अब तक क्या कर रहा है? 2 सालों से बेकार रहता है या कहीं जम गया? लड़का आवारा था तो भी प्यारा था। पिता की बातें उसे सिर आंखों पर थी। कई सालों से जब बेकार रहा तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या पिता ने उसकी चिंता की? वह भी मर्द है, उसकी भी कई उम्मीदें हैं। तब रमेश के बारे में सोचने का पिता को क्या अधिकार है?
ठीक है, मैंने उसकी कुछ न पूछी। चाहता तो अपने अफसर से सिफारिश करके उसे पुलिस का कांस्टेबल बना सकता था या कहीं चपरासी लगवा सकता था। पहले आसान था, अब वह भी टेढ़ी खीर है। तो अफसर बनाने का मत स्वप्न था। पास हुआ तो कम से कम क्लर्क की आशा थी। कहीं ऊपर की आय वाली नौकरी दिलाने का प्रयत्न था। उच्च जात का, खासकर उच्च परिवार का लड़का अब गरीब है तो भी क्या, कांस्टेबल या अटेंडर क्यों बने? अफसरों ने यह कहकर टाल दिया। रमेश का पिता तहसीलदार का दफेदार था, किंतु सफ़ेद कुर्ता और क्रॉस पट्टे में वह अफसर से सुंदर एवं शानदार दिखता था। कितनी बार आगंतुकों ने उसे अफसर समझकर सलाम किया। उसे पूरी पोशाक में देख कितने रईस उठ खड़े हुए थे और उससे मिमियाने लगे थे। यह तो है, परंतु उसके अफसर लोग अपने पुत्र को ऊंचा पद देना चाहेंगे। इस दिवा स्वप्न में दिन बीते। श्यामा की शादी की धुन सवार थी, इसलिए रमेश की चिंता बीच में दब गई। लड़का भाग गया तो आश्चर्य क्या, हमेशा बड़े लड़के से ज़्यादा बड़ी लड़की है। बड़ी लड़की के बारे में पिता ज़्यादा चिंतित होता है। रमेश को भी यह सोचना चाहिए था। इन गर्मियों में वह कहाँ होगा, कहीं भी रहे, अच्छी तरह रहे, दूसरों से भला मानस कहलाए, यही तमन्ना है। अगर वह न। रमेश के पिता की आंखें खुली, उसका गला सूख गया, एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसी क्षण घर के पिछवाड़े दबी आहट सुनाई दी। क्या टूटी पुरानी किवाड़ों के खुलने की आवाज़ थी या किसी के बाहर निकलने की आहट थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके यहाँ रहते हुए कोई यहाँ भूलकर भी नहीं फटकेगा। अपनी पुत्रियों पर भी उसे शक नहीं था। सवेरे बहुत देर होने पर भी, जोर से आवाज़ करने पर भी वे उठती नहीं थी। क्या किसी की दबी हुई बातें नहीं सुनाई दे रही हैं? नहीं नहीं, हवा चल रही है। मेरा मन व्यर्थ चिंता करता है। उस अंधेरी रात में वहाँ कौन आएगा? मुझको सब मानते हैं। मुझे ड्रेस में जिस किसी पड़ोसी ने देखा है वह मुझसे अदब रखता है। अड़ोस पड़ोस के सब मेरे ही पास सिफारिश के लिए आते हैं। सब मुझको बड़ा अफसर ही समझते हैं। झोपड़ी में रहता हूँ, गरीब हूँ, किंतु नौकरी में बड़ी शान है। रमेश के पिता ने बाहर देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भादों की घनी अंधेरी रात थी। फिर भी उसने चाहा, बाहर जरा झांक कर देखूं। इस कलयुग में कोई सच्चा नहीं है। पुत्रियों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। रमेश पर उसका कैसा विश्वास था? वह आखिर निठल्ला निकला, चोरी करके भागा। संदेह के कारण वह बाहर निकल आया। आकाश में एक तारा तक नहीं था। धरती तक कालिमा थी, कहीं कुत्ते तक भौंकते नहीं थे। पिछवाड़े आकर उसने किवाड़ों की जांच की। पुरानी किवाड़ हिल हिल कर कह रही थी, मूर्ख तो बेकार सुबह करता है। सुबह करने वालों का दिल शैतान का खजाना है। उसको संकोच हुआ, मैंने व्यर्थ क्या क्या सोचा। पुत्रियों के चरित्र पर संदेह करना, शरीफ संतान पर संदेह करना अन्याय है। 32 वर्ष की श्यामा अब भी परिवार का मान रखती है। दूसरी कुछ चंचल भी सही, परंतु अब कहीं बाहर नहीं जाती, तीनों कमरे के भीतर ही सीमित रहती हैं। तब भी मुझे व्यर्थ संदेह हुआ। आँख का जला जुगनू को देख घबराता है। रमेश के पिता ने झरोखे के भीतर देखने का प्रयास किया। उसकी स्त्री झरोखे के पास सिकुड़ी पड़ी सो रही है। उसके आगे दूसरी लड़की, फिर तीसरी। बड़ी कहाँ है? सबसे पीछे चिथड़ों का ढेर सा दिखाई देता, शायद कपड़ों में सिमट कर सो रही होगी। से सोने दो, उसको जगाने से क्या फ़ायदा। कल भरपेट खाया तक नहीं। रोज़ कई इच्छाओं की सूची लेकर आती है और निराश होकर रह जाती है। उन्हें इस घर में जन्म देकर सचमुच विधाता ने घोर अन्याय ही किया। जानकी की कोख से मेरी पुत्रियां होकर जन्म लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। मैं व्यर्थ ही उन पर सुबह करता हूँ। वह धीरे धीरे सामने वाले बरामदे में आया और लेट रहा। लाख कोशिश करने पर भी उसे नींद नहीं आई। भीतर से जानकी का खर्राटा सुनाई दिया। वह सुहागिन है, भाग्यवती है, खूब नींद आती है। केवल मैं ही एक मर्द हूँ। कुछ दिनों से जो
सोता नहीं है, पलक नहीं झपकती, सयानी लड़कियों के पिता को नींद भी कैसे आवे। खुली आंखों में सूरज की तेज किरणें पड़ने लगी तो रमेश का पिता उठा। पिछवाड़े जाकर देखा, उसने जानकी को पुकारा। किवाड़ खुली तो देखा बड़ी गायब थी। यह कैसे हुआ? किसने भीतर में किवाड़ बंद कर दी थी? कोई गंधर्व अपनी माया से श्यामा को उठा ले गया। जानकी को भी मालूम नहीं था, दोनों पुत्रियों को भी आश्चर्य था। सुना था कि कबीर की समाधि में फूल ही मिले थे, क्या श्यामा भी ऐसी ही समाधि में लीन हुई? उसने दोनों लड़कियों से पूछताछ की, कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी से पूछना ही व्यर्थ था, वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पड़ोस के सब आ गए। रमेश का पिता लज्जा से झुक गया। पहली बार उसके घर में लोगों की भीड़ भगदड़ आई। पहली बार। भगवान ने इस दिन को देखने के लिए मुझे क्यों जिंदा रखा? आगंतुकों में किसी ने कहा, एक विजातीय शेखर के साथ श्यामा भाग गई है। उसी रात को मैंने उन्हें देखा था। रमेश के पिता का दिल बैठ गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, न हिला न डुला। उसका मन कह रहा था, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, मेरी बेटी है, वह कदापि ऐसा नहीं करेगी, कुल मर्यादा रखने वाली है। फिर भी बंद कमरे से वह कैसे गायब हुई हैं? विजातीय लड़के के साथ। हाय भगवान, घर का सर्वनाश हुआ। पड़ोस के किसी लड़के ने आकर रोते हुए कहा, बुआ जी, श्यामा जी ताल में मरी पड़ी हैं, आओ जल्दी आओ। रमेश का पिता वहां से कभी न उठा। तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम आपको नई नई वीडियो प्रतिदिन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।